नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आज एक बार फिर आपके सामने पेश हुआ हूँ एजुकेटिंग इंडिया एकेडमी के इस इतिहास सब्जेक्ट के साथ, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का एक टॉपिक आर्किटेक्चर ऑफ मुगल इंडिया। मुगल इंडिया का जो आर्किटेक्चर है उसका पहला भाग हम लोगों ने समाप्त कर लिया था, जिसमें बाबर कालीन इमारतों से लेकर अकबर कालीन इमारतों तक का अध्ययन हमने किया था। आज की इस कक्षा में हम जहांगीर काल से लेकर औरंगजेब काल तक की बनी हुई मुगल कालीन इमारतों के विषय में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि अकबर ने बहुत सारी इमारतों का निर्माण कराया और ये बहुत सारी इमारतें लाल बलुआ पत्थर रेड सैंडस्टोन की ज्यादातर बनी हुई थी। जहांगीर ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया, लेकिन एक खास बात यह थी कि जहांगीर का जो इंटरेस्ट था, जहांगीर की जो अभिरुचि थी, वो पेंटिंग्स में ज्यादा थी, यानी कि स्थापत्य कला के बजाय चित्रकला में उसकी विशेष रुचि थी। इसलिए हम देखते हैं कि जहांगीर काल में बहुत उल्लेखनीय इमारतें नहीं बनी, यद्यपि कुछ वैसी इमारतें जरूर बनी जो अकबर के समय में बननी शुरू हो गई थी या जिनके बारे में सोच लिया गया था, वो जहांगीर के काल में पूर्ण हुई थी। तो एक तो सबसे पहली बात ये कि जहांगीर के समय तक आते आते मुगल वास्तुकला का भी विकास धीरे 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 हो रहा था। इसमें हम लोग देखते हैं कि तकनीकी पहलुओं के स्तर पर भी काफी जो है विकास हुआ था। अभी तक आते आते डबल डोम बनने की भी शुरुआत हो चुकी थी। इसके अलावा हम आगे देखेंगे शाहजहां के काल में कि शाहजहानी आर्च, यानी कि उनको कहा जाता है कि ऐसे मेहराबें जिसमें एक ही मेहराब के अंदर 5, 7 या 9 मेहराबें होती थी, इन सब के ऊपर मैं एक अलग से क्लास लूंगा जो तकनीकी पहलुओं को लेकर होगी। तो दोस्तों उस कक्षा का इंतजार कीजिएगा, उसमें मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से मुगल आर्किटेक्चर में टेक्निक्स का यूज किया जाता था। तो बहरहाल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि जहांगीर काल की इमारतें कौन कौन सी थी, उनका ऐतिहासिक महत्व क्या क्या है और वो कहाँ पर और क्यों बनी थी। तो स्थापत्य कला की बात करें जहांगीर काल में, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिकंदरा नामक स्थान पर एक मकबरा बना, एक महान बादशाह का मकबरा बना। महान बादशाह, वो महान अकबर महान के नाम से जाना जाता है, अकबर द ग्रेट। तो अकबर द ग्रेट का जो मकबरा बना, उस मकबरे की भी अपनी एक खास विरासत है, एक खास मान्यता है, और वो अपने आप में एक बेहद ही खूबसूरत और बहुत ही अलग तरह का मकबरा है। इस मकबरे की अगर मैं विशेषताओं के बारे में बात करूं तो ये 5 मंजिल का एक मकबरा है, जिसमें कोई गुंबद नहीं बना है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ऐसा मकबरा जिसमें किसी भी तरह का डोम या गुंबद का प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है, ये इसकी एक बहुत ही खास बात है। फिर दूसरी बात यह है कि इसके चारों कोनों पर मीनारें बनी हुई हैं, यानी कि जैसे कि आपने ताजमहल में भी देखा होगा, जामा मस्जिद में देखा होगा, और दूसरी मुगल कालीन बहुत सारी इमारतों में देखा होगा कि मुख्य इमारत के चारों तरफ 4 मीनारें बनी रहती थी, और खास तौर पर उन मीनारों का झुकाव बाहर की तरफ होता था। ये बाहर की तरफ झुकाव होने का पीछे का क्या कारण था कि अगर तेज तूफान और हवा के कारण कभी ये मीनारें गिर भी जाएं तो मुख्य इमारत पर ना गिरें। तो ये 4 इमारतें बनी, मतलब 4 मीनारें इसके चारों तरफ बनी हुई हैं। इसकी एक और खास बात है कि जैसे हम लोग जानते हैं कि अकबर कालीन इमारतें मुख्य रूप से लाल बलुए पत्थर की बनी थी। तो ये भी इमारत जो है, जब ये बनना शुरू हुई, अकबर ने ही अपने समय में इसको बनवाना शुरू कर दिया था, उसके दिमाग में ही इसका एक आइडिया आया था कि इसे किस तरीके से बनवाना है। लेकिन अकबर की मृत्यु होते होते ये इमारत पूर्ण नहीं हो सकी थी। तो इसका जो आखिरी ऊपर की मंजिल है, यानी 5वीं मंजिल है, वो सफेद संगमरमर से बनवाई गई, जो कि जहांगीर काल में पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुई। तो 5वीं मंजिल जो है सफेद संगमरमर से बनी हुई है, ये इसकी एक खास बात है। इसके अलावा इसकी इस इमारत में जब आप देखेंगे कि स्तंभ लगे हुए हैं, उन स्तंभों को जोड़ने हेतु बीच में सुंदर जालियों का प्रयोग हुआ है, जो कि मुगल वास्तुकला नहीं है। ये जैन और हिंदू शैली से ली गई जो है जालियों की कला है, जिनका बहुत खूबसूरती से प्रयोग सिकंदरा में किया गया।
सिकंदरा के बारे में एक खास बात यह है कि सिकंदरा का नाम अकबर ने बहिस्ताबाद रखा था। बहिस्ताबाद क्या होता है? बहिस्त मतलब मैंने जैसे पहले भी कक्षाओं में बताया है, बहिस्त मतलब जन्नत। तो अकबर इस जगह को जन्नत के रूप में देखता था। उसकी इच्छा थी कि मेरी मृत्यु के बाद मुझे यहाँ पर दफनाया जाए। और सिकंदरा जो जगह है उसका जो निर्माण है, उस नगर की निर्माण जो कराया था वो सिकंदर लोदी ने कराया था, इसलिए इस जगह का नाम सिकंदरा कहा जाता है। ये स्थान आगरा के बहुत ही नज़दीक है और बेहद ही खूबसूरत ये मकबरा बना हुआ है। इस मकबरे की अगर खासियत की हम बात करें तो इसमें ईरानी वास्तुकला के साथ साथ हम देखते हैं कि ईसाई और बौद्ध कला का भी सम्मिश्रण है। यानी कि जब आप देखते हैं इसकी कुछ विशेषताओं को तो उसमें कई धर्मों के प्रतीक और चिन्ह आपको दिखाई दे जाएंगे, जो अगेन मैं कहूंगा कि अकबर की धर्मनिरपेक्षता, उसके सेकुलरिज्म और उसके थॉट प्रोसेस को दिखाता है कि हाउ ही वाज दैट सेकुलर दैट हिस्ट्री एक्सेप्ट्स हिम एज ए ग्रेट एम्परर। तो महानता ऐसे ही नहीं आती, बहुत सारे कारणों से आती है। उसमें एक बड़ा कारण उसकी धर्मनिरपेक्षता भी रही होगी। एक खास बात जो हम इस मकबरे में देखते हैं, उसमें ऊपर की मंजिल पर कई प्रकार के छंद और पद लिखे गए हैं, जिसमें अकबर के शासन की कुछ विशेष बातों को, उल्लेखनीय बातों को रखा और लिखा गया है। तो ये अपने आप में एक हिस्टोरिकल सोर्स भी है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस होते हैं उसमें अभिलेखों का विशेष महत्व होता है, उसमें इंस्क्रिप्शंस का विशेष महत्व होता है। तो इनको हम एक तरीके से भित्ति अभिलेख या वॉल इंस्क्रिप्शंस के रूप में भी जान सकते हैं। तो ये अकबर कालीन इंफॉर्मेशन के लिए बहुत ही जो है प्रासंगिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अकबर कालीन जो है दूसरी कई चीजों के बारे में भी यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। अब इस सिकंदरा नामक जो स्थान है, यहाँ पर बना हुआ जो मकबरा है, उसके बारे में कुछ और खास बातें अगर हम जानने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि इसकी पहली मंजिल पर बनी हुई जो कब्र है, जो मुसल्लम है, वो असली है और उसके ऊपर पर बनी हुई कब्र जो है नकली है। जैसे कि आप में से कुछ लोग ताजमहल भी गए होंगे और कई दूसरी दरगाहों पर भी जियारत करने के लिए गए होंगे या दर्शन देखने के लिए गए होंगे। आपने देखा होगा कि जो मुख्य कब्र होती है, जो असली कब्र होती है, ओरिजिनल जो ग्रेव होती है, वो नीचे होती है और उसके ऊपर एक सिंबॉलिक कब्र बना दी जाती है, ताकि डेड का जो है सम्मान किया जा सके और उसको जो है डिस्टरबेंस ना हो। तो इसलिए ये ऐसा किया जा सकता है। तो एक और ख़ास बात है इस मकबरे की कि इस्लाम में अल्लाह के 99 नामों को बताया गया है, 99 नेम्स को बताया गया है। और इस मकबरे की जो है कमरे की ऊपर की दीवारों पर हम इन 99 नामों को अंकित या उत्कीर्ण पाते हैं। तो अपने आप में ये बेहद खास बात है कि अकबर जो है being very secular, he was staunchly religious in his own religion that can be Islam। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो हमें बारंबार यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। हेवल नाम के जो आर्ट हिस्टोरियन हैं, उन्होंने कहा है कि इस मकबरे की खूबसूरती को देखकर ऐसा लगता है, इसकी जो शान शौकत को देखकर दिखता है, इसकी ग्रैंडियोर को देखकर ऐसा लगता है दैट इट इज a complete mausoleum of a emperor, of a great emperor। तो ये भी हम एक बात ध्यान में रख सकते हैं। अच्छा, जहांगीर कालीन अन्य इमारतों की यदि हम बात करें तो आप पाएंगे कि एक अन्य बेहद ही खूबसूरत इमारत, एक बेहद ही अलग तरह की इमारत इस काल में तामीर की गई, जिसका नाम था एतमात दौला का मकबरा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एतमात दौला का मकबरा जो है वो सफेद संगमरमर से बनी हुई एक इमारत थी। सफेद संगमरमर से बनी हुई, ये आप कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से सफेद संगमरमर से बनी हुई इमारत थी, जिसमें कहीं चार दीवारी पर या थोड़ा बहुत कहीं रेड सैंडस्टोन प्रयोग हुआ होगा, लेकिन बहुत हद तक इसमें सफेद संगमरमर का ही प्रयोग हुआ है। तो आप एक चीज देखिए कि एक तरफ तो जहांगीर ने अपने पिता की जो है
मकबरा बनवाया उनकी याद में, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसकी पत्नी नूरजहां ने अपने पिता का मकबरा बनाया जिसका नाम था एतमाद-उद-दौला। तो एतमाद-उद-दौला का जो मकबरा है अपने आप में बहुत सारी विशेषताओं को लेकर रखता है। तो वो विशेषताएं क्या हैं? व्हाट आर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स दैट यू फाइंड इन द मौसोलम ऑफ एतमाद-उद-दौला? तो in this tomb we see that this is the first building of Mughal era which was completely made with white marble, यानी कि पूर्ण रूप से सफेद संगमरमर से बनी हुई पहली मुगल इमारत है। और दूसरी बात इसमें एक खास ये है कि इसमें पिएट्रा डूरा का प्रयोग किया। व्हाट इज पिएट्रा डूरा? पिएट्रा डूरा एक तरह की इटालियन जो है पद्धति है, एक तरह की एक शैली है जिसमें इमारतों को, खासकर व्हाइट संगमरमर की इमारतों को उत्कीर्ण करके, उनकी एनग्रेविंग्स करके, उनमें कीमती पत्थरों को, सोने चांदी को और रंगीन पानी को भरा जाता है और विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां, बेल बूटे, पशु पक्षी, पेड़ पौधे आदि की बनावट को बनाया जाता है। आप में से कुछ लोग जो ताजमहल गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि जो व्हाइट संगमरमर का जो ताजमहल है उसको जब हम करीब से देखते हैं उस पर हरे नीले रंग की कई तस्वीरें और कई तरह के जो है फूल पत्तियां दिखाई देती हैं। देखने पर ऐसा लगता है कि क्या कलाकार ने इनको चित्रकारी किया होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, ये पिएट्रा डूरा है। इसमें उस सफेद संगमरमर को काट काट कर उस आकृति को उभारा गया और उस कटे हुए स्थान पर कीमती पत्थरों को भरा गया। इन कीमती पत्थरों में लेपिस लजुली, डायमंड, सोना, चांदी और न जाने कितने जो है कीमती पत्थरों को भरा जाता रहा। समय समय पर कुछ लोगों ने उन पत्थरों को निकाला भी, लेकिन अब ASI द्वारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि इस प्रकार की इमारतों को विशेष संरक्षण दिया जाए, विशेष रूप से पैट्रोनाइज किया जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एतमाद-उद-दौला के मकबरे की कुछ खास बातें हैं कि व्हाइट संगमरमर से बना हुआ है, इसमें जो है पिएट्रा डूरा का प्रयोग किया गया है और इसकी दीवारों पर हम देखते हैं कि कुरान की आयतें छपी हुई हैं, यानी कि कुरान में जो लिखी गई आयतें हैं, जो छंद हैं, जिनमें अलग अलग प्रकार की बातें बताई गई हैं, उनको भी इस पर उत्कीर्ण किया गया है, उसको भी इस पर छापा गया। अब जहांगीर के काल में एक अन्य इमारत, उसी का खुद का मकबरा भी बना, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो है परिकल्पना जहांगीर ने अपने जीवित रहते हुए ही कर ली थी और इसका निर्माण कार्य भी शुरू करा दिया था। एक खास बात यह है कि जहांगीर जो है उसकी राजधानी तो आगरा रही और वो दिल्ली में भी रहा, लेकिन उसका जो मकबरा है वो लाहौर में बना। ये एक बहुत ही खास बात है। तो एक किंवदंती है, एनेक्डोट्स है कि लाहौर में ही जो है अनारकली का मकबरा भी है, लेकिन इतिहास में हमें अनारकली का जिक्र कहीं मिलता नहीं है। ये फिल्मी बातें भी हो सकती। बहरहाल हम ये नहीं जानते। तो लाहौर की जो रावी नदी है और शाहदरा नामक एक स्थान है लाहौर में, वहाँ पर रावी नदी का किनारा है और उस किनारे के बगल में एक पार्क है जिसका नाम है दिलकुशा पार्क। उस दिलकुशा पार्क में हुमायूं की कब्र, हुमायूं का मकबरा बना हुआ है और इसमें भी, इसकी भी कुछ खास बात ये थी कि ये जहांगीर ने इसको निर्माण खुद करवाया था। दूसरी बात इसमें ये थी कि ये भी मुगलों की 4 बाग पद्धति, यानी कि जो बाबर ने शुरू की थी, उस पर आधारित है, जिसमें मुख्य बिल्डिंग जो है वो बीच में होती है और चारों तरफ बहिश्त यानी कि बाग बगीचे होते हैं और बीच में एक पतली सी नहर जाती है जिसमें झरनों का सुंदर प्रयोग होता है। तो उन झरनों के बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो इन झरनों को झरना बनाने के लिए पत्थरों को घिसा जाता था। उन घिसने के बाद उन पर विशेष आकृति द्वारा, हथौड़े और छेनी के प्रयोग द्वारा विशेष गड्ढे बनाए जाते थे और जब पानी उन गड्ढों पर गिरता था तो एक बहुत ही सुंदर आकृति और बहुत ही सुंदर पानी का बहाव दिखाई देता था।
और ये फ्लो जो है अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य लाता था। मुगल कालीन कई इमारतों में हमें इस तरह के झरने दिखाई देते हैं। यदि हम दिल्ली के लाल किले में जाएं तो हम विशेष स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि वहां पर इस प्रकार से झरने नहर से जुड़े हुए थे और बहुत ही खूबसूरती से वो महल की आवश्यकता भी पूरी करते थे पानी की, और वहां की बाग बगीचों की खूबसूरती में चार चांद भी लगा देते थे। तो शाहजहां के टाइम पर, यानी कि जहांगीर के टाइम पर तो बहुत कम इमारतें बनी, 2 या 3 इमारतें बनी, लेकिन शाहजहां फिर अकबर का अग्रगामी साबित हुआ, यानी कि ही became the true follower of Akbar in this regard, that is known as Mughal architecture. बट शाहजहां का जो टेस्ट था आर्किटेक्चर को लेकर, he was far far away from all these emperors, और ये कहा जा सकता है कि अकबर से भी ज्यादा खूबसूरत इमारतें बनाने का जो श्रेय है वो शाहजहां को था। यानी कि उसने बड़े ही डेडिकेशन से, बड़े ही पैसे खर्च करके, बड़े ही जो है एक्सपेरिमेंट और बहुत ही रिसर्च के साथ जो है बिल्डिंगों का निर्माण करवाया। इसलिए इतिहासकार शाहजहां के समय को बहुत सारे कारणों से मुगलों का स्वर्ण युग कहते हैं। They say it the golden era of the Mughal Empire because of many reasons, and this was one of the reasons that he made many beautiful minarets and architectures. तो बहुत सारी खूबसूरत इमारतें बनी, बहुत सारा जो है वो उस समय आप जानते हैं कि कला प्रगति कब करती है, जब शांति और सौहार्द बना रहता है। तो अकबर ने जो परंपरा शुरू की थी उसका असर लंबे समय तक रहा, और इस समय मुगल प्रशासन में ठीक ठाक शांति थी, सुव्यवस्था थी। जहांगीर के समय में भी बहुत कुछ उथल पुथल नहीं हुआ। जो शाही हरम की जो घटनाएं हैं उनको यदि छोड़ दें तो प्रशासनिक रूप से ठीक ठाक ही स्थिति चलती रही। इसका फायदा मिला शाहजहां को, और शाहजहां ने जब गद्दी पर बैठा बड़े ही एक्सटेंसिवली उसने जो है काम कराया इस क्षेत्र में, और बहुत सारी इमारतों को तामीर कराया। तो हम जानने की ये कोशिश करते हैं कि शाहजहां कालीन जो इमारतें हैं वो कैसी थी, कौन कौन सी थी, उनका क्या महत्व था। तो ये एक थोड़ी सी लंबी, यानी कि एक लिस्ट है जो है ताजमहल जो कि शाहजहां ने बनवाई थी। तो आइए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हम देखते हैं कि आगरे के किले की इमारतों को शाहजहां ने काफी हद तक बनवाया। जैसा कि आप जानते हो कि आगरा का जो किला था उसका जो निर्माण था किसने कराना शुरू किया था? अकबर ने। तो अकबर ने जब उन इमारतों का निर्माण कराना शुरू किया, और मैंने आपको एक बात बताई थी पिछली कक्षा में कि लगभग 90 साल में बनकर ये किला तैयार हुआ। तो 90 साल में यदि कोई किला बनकर तैयार होता है तो उसमें बेहद ही ज्यादा काम हुआ होगा, ये समझना बहुत ही आसान है। तो अकबर ने बहुत सारी इमारतें बनवाई थी, लेकिन शाहजहां ने उसमें कुछ इमारतों को तोड़कर दोबारा बनवाया, और कुछ इमारतें जो हैं उसने नई बनवाई। तो दीवाने आम एक इमारत है जिसका निर्माण शाहजहां ने यहाँ पर कराया था, और दीवाने आम जो है 1624 में बनाई गई। यानी कि पहले भी वहां पर कोई दीवाने आम थी जो अकबर की बनाई हुई थी, लेकिन वो इतनी कुछ खास नहीं थी जितनी कि शाहजहां ने बनवाई। तो 1624 में शाहजहां ने इसका निर्माण कराया, और ये जो दीवाने आम है जहां पर आम लोगों की बैठक होती थी शासक के साथ, एम्परर के साथ, ये 3 ओर से खुला हुआ है। आप लोगों ने कई फिल्मों में भी देखा होगा दीवाने आम का दृश्य, जैसे कि जोधाबाई जो मूवी है जिसमें अकबर ऋतिक रोशन बने हुए हैं, और उनके सामने बीरबल पेश होता है और अपनी समझदारी का परिचय देता है। तो जो वो सीन है उस सीन को जो है वो दीवाने आम में फिल्माया गया है। तो ये 3 ओर से खुला है और बेहद ही खूबसूरत इमारत है। वाइट संगमरमर का इसमें बेहद ही ज्यादा प्रयोग है। सिंहासन भी इसमें रखा गया है। इसकी लंबाई 201 फीट और चौड़ाई 67 फीट है, और खास बात यह है कि खंबे जो लगे हुए हैं वो दोहरे दोहरे लगे हुए हैं, और 3 प्रकार की पंक्तियों में, यानी कि इन थ्रीज वो लगे हुए हैं, और इन खंभों के ऊपर ये एक पूरी की पूरी छत टिकी हुई है जो कि फ्लैट है। तो आप ये देखोगे कि खंबे और शहतीर, यानी कि पिलर्स एंड ट्रेबाइट, ट्रेबाइट यानी कड़िया भी आप उसको हिंदी में कह सकते हो, पिलर्स एंड ट्रेबाइट वर
द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन आर्किटेक्चर दैट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन दिस मुगल आर्किटेक्चर, यानी कि मुगल स्थापत्य कला में कुछ भारतीय शैली के तत्वों को भी निहित किया गया और उनको आत्मसात करने के पश्चात, एसिमिलेट करने के पश्चात बड़ी ही खूबसूरती से ढाल दिया गया। तो इन खंभों का प्रयोग और शहतीर यानी कि कड़ियों का प्रयोग भी हमें कई मुगल इमारतों में खूबसूरती से दिखाई देता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि लगभग 40 के करीब इसमें खंभे हैं और एक बीच से गैलरी गई है और बहुत ही बड़ी ये इमारत है, खूबसूरत है। आप कभी आगरा जाएं तो इसको जरूर देखें। ये इमारत जो है सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है, मैंने आपको बताया पहले ही, और इसमें पियत्रादुरा या पित्रादुरा का प्रयोग किया गया है। ये जो पियत्रादुरा है इसमें जो है रंगीन पत्थरों को काटकर, कीमती पत्थर लेपिस लेजुली आदि को काटकर दीवारों में मतलब जड़ दिया जाता है, तो दीवारों में काटकर भर दिया जाता है। तो अपने आप में ये एक बहुत ही खूबसूरत और बेहद ही जो है खास इमारत। इसके बाद हम देखते हैं दीवाने खास। तो दीवाने खास जो इमारत है वो क्या है? जैसे कि आप नाम से ही जानते हैं कि खास मतलब जिसमें खास लोग बैठते हों, दीवान मतलब एक तरह की बैठक, एक तरह का ड्राइंग रूम। सो दीवाने खास जहां पर बादशाह बैठता था और अपने वजीर, अपने सद्र और अपने काजी उल कज़ात और इस तरह के बड़े बड़े अभिजात्य वर्ग के लोग, क्लर्जीज को बैठाता था, उनसे वाद विवाद चर्चा करता था और बाहर से आने वाले बड़े लोगों को जिनसे वो विचार ग्रहण करता था, जिनकी वो सलाह मानता था, उनको वो बैठाता था। इस इलाके को दीवाने खास के नाम से जानते हैं। तो इस दीवाने खास की खास बात क्या है? इसकी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस दीवाने खास? तो बात यह है कि इसमें 2 बड़े हॉल हैं, यानी कि बहुत बड़े बड़े 2 कमरे बने हुए हैं और संगमरमर की इसमें जो है गैलरीज बने हुए हैं, गलियारे बने हुए हैं। दूसरी बात यह है कि यमुना नदी के ऊपर यानी कि बगल में बनी हुई एक छत पर जो है ये तामीर किया गया, बनाया गया, यानी कि जिससे ठंडक भी आती रहे और एक तरीके से उस समय की जो भरी हुई नदी थी उसका भी एक दृश्य मिलता रहे, विहंगम दृश्य मिलता रहे। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो हॉल है, ये जो बड़े बड़े कमरे हैं, इनमें बहुत ही सुंदर खंभों और दरवाजे बने हुए हैं जिन पर जो है एनग्रेविंग्स, कटाव करके यानी कि बहुत सुंदर चित्रों को उभारा गया है और फूल पत्तियां भी इसमें बनी हुई हैं और सोने और जरी का काम भी यहाँ पर विशेष रूप से हुआ है, यानी कि सोने और चांदी का प्रयोग मैंने आपको बताया कि पियत्रादुरा में विशेष रूप से होता है। और दीवाने खास के सामने एक बहुत बड़ा बरामदा है, तो ये मतलब एक बहुत ही खास इलाका था जहाँ पर नृत्य भी पेश किया जाता था, यानी कि जो बादशाह बैठते थे। और कभी कभी आपने देखा होगा कुछ पुरानी फिल्मों में भी, जैसे मुगले आजम में देखा होगा, और अनारकली का नृत्य पेश किया जाता है किसमें, शीश महल में। तो शीश महल जो एक तरीके से बनाया गया था, एक सेट बनाया गया था उस फिल्म के लिए, वो वास्तव में उस तरह का शीश महल होता था और दीवाने खास में और शीश महल आदि में इस तरह का नृत्य पेश किया जाता था। तो संगमरमर का एक बहुत बड़ा चबूतरा यानी एक प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पर हम देखते हैं कि शाहजहां खुद बैठता था। उसका जो है मयूर सिंहासन भी हम जो है दिल्ली के लाल किले में पाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी कोई ना कोई सिंहासन जरूर रखा गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि दीवाने खास एक बहुत ही महत्वपूर्ण भवन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा अच्छी एक इमारत, एक बड़ी ही अलग किस्म की इमारत जिसको मछली भवन के नाम से जानते हैं। इसका जो आकार प्रकार था उसमें जो है मछली की बनावट से इंस्पिरेशन ली गई थी, इसलिए इसको मछली भवन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बात यह है कि ये लाल बलुए पत्थर से बना है और दीवाने आम के पीछे इसका जो है वो इसको बनाया गया था। बहुत विशाल इसमें बरामदा है, 180 फीट चौड़ाई और 165 फीट जो है लंबाई आदि है। इसकी लंबाई ज़्यादा है और मतलब चौड़ाई कम है, 165 फीट। तो इतना इसकी आकृति है, यानी कि बहुत बड़ा इलाके में ये मछली भवन बना हुआ है। खास बात यह है कि बहुत सुंदर इसमें नक्काशी मिलती है और संगमरमर का भी बहुत ही अच्छे से प्रयोग किया गया है। जब आप आगरे की
किले में जाओगे तो आपको अब ये भवन दिखाई ज़्यादा नहीं देता, क्योंकि काफ़ी हद तक टूट फूट चुका है। अब ये लगभग समाप्ति की ओर है, लेकिन इसके कुछ जीर्णावशेष अभी भी हैं, जिनसे पता चलता है कि ये भवन अभी कभी यहाँ पर विद्यमान रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था शीश महल के बारे में, तो शीश महल आ गया। शीश महल और खास महल नाम से कुछ कमरे बनाए जाते थे। ये शीश महल क्या चीज़ है? जब हम लोग, आप देखेंगे, आगरा के किले में जाते हैं या दिल्ली के लाल किले में जाते हैं, या यहाँ तक कि कुछ राजपूत किलों में भी हमने देखा है कि शीशे से तैयार एक महल किया जाता था। इसे शीशे से तैयार करने के पीछे का क्या उद्देश्य था? एक तो ये बेहद ही खूबसूरत लगता था, और विशेषकर ये जो है रानियों के लिए बनाया जाता था, और दूसरा इसमें कुछ तरह की कलाकृतियाँ, मतलब कलाओं को पेश करने का काम, यानी नृत्य आदि को पेश करना भी वहाँ पर होता था। तो इसी तरह का शीश महल एक लाल किले में भी था। हाँ, और उस लाल किले में जो है हम देखते हैं कि सोने और जो है रंगीन पत्थरों का, कांच का बेहद बारीकी से इस्तेमाल हुआ था। तो जब सोने, चांदी, कांच, हीरे आदि का प्रयोग किया जाएगा तो बड़ा ही चमकदार, बड़ा ही खूबसूरत एक दृश्य उभर कर आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिल्म में भी इसी तरह का एक सेट बनाया गया था और उसको में नृत्य को दिखाया गया था। तो इस तरह के वास्तविक महल या वास्तविक जो है इलाके इन किलों के अंदर पाए जाते थे। इसके अंदर स्नान करने के लिए जलाशय भी बनाए, यानी कि एक तालाब नुमा एक आकृति, एक जिसमें जो आज के स्विमिंग पूल होते हैं उस तरह का तालाब होता था, तो उसमें जलाशय कह सकते हैं आप उसको। दीवाने खास के बगल में ये बना हुआ है, और शाही महल भी इसको हम कहते थे। खास महल और शाही महल जो है दीवाने खास से जुड़े हुए और यमुना नदी के बगल में बने हुए हैं। लाल बलुआ पत्थर की बनी हुई ये इमारत है, और इसके ऊपरी भाग में और गलियारे में सफ़ेद संगमरमर का बेहद ही खूबसूरती से प्रयोग किया गया है। तो आप देखेंगे कि अंदर इसके पूरे जो है शीशे और कांच और हीरे मोती का प्रयोग, और बाहर की तरफ रेड सैंडस्टोन और सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। तो अपने आप में एक बेहद ही खूबसूरत ये इमारत है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि झरोका दर्शन और मुसम्मन बुर्ज। ये झरोका दर्शन क्या होता है? जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि सल्तनत काल में एक सुल्तान थे जिनका नाम था बलबन, गयासुद्दीन बलबन। वो गयासुद्दीन बलबन ने कुछ परंपराएं अपनाई जो कि ईरानी परंपराएं थी। उन ईरानी परंपराओं में से एक परंपरा थी झरोका दर्शन, यानी कि बादशाह या सुल्तान अपनी बालकनी में आकर लोगों को हाथ हिलाता था और उनका अभिवादन करता था। लोग उनका अभिवादन करते थे, तो इसको कहते थे झरोका दर्शन। अब इस झरोका दर्शन को कुछ बादशाहों ने जो है कंटिन्यू रखा, और मुगलों ने तो इसको पूर्ण रूप से अपनाया, जो कि ईरानी राजत्व सिद्धांत को भी दिखाता है। यानी कि ये दिखाता है कि जो मुगलों का किंगशिप थ्योरी था, दैट वाज डिपेंडेंट ऑन दी पर्शियन स्टाइल ऑफ किंगशिप, यानी कि पर्शियन यानी कि ईरानी सभ्यता को कहीं ना कहीं ये फॉलो कर रहे थे। अब इसमें खास महल के बिल्कुल बगल में ही ये संगमरमर का झरोका दर्शन, या एक कह सकते हो आप एक बालकनी नुमा एक जगह बनी हुई है, जहाँ से मुगल सम्राट जो है जनता को अभिवादन करता था, उनको दर्शन देता था। दूसरी ओर मुसम्मन बुर्ज भी इसी को जुड़ा हुआ एक पार्ट है। इसी मुसम्मन बुर्ज में जो है इसको पहले शाहपुर भी कहा जाता था। यहाँ से खड़ा होकर बादशाह जो है जानवरों की लड़ाई देखा करता था। मुगल काल में जो है सांडों की लड़ाई, मुर्गों की लड़ाई और अलग अलग कई जानवरों की लड़ाई आपस में कराई जाती थी, और उसको जो है एंटरटेनमेंट के रूप में मुगल बादशाह और दूसरे लोग जो हैं घेरा बनाकर देखा करते थे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं एंटरटेनिंग, वो यहाँ से देखने के लिए प्रयोग की जाती थी। सफ़ेद संगमरमर से ये बना हुआ है, और ये 4 मंजिल की इमारत है, और इसमें जो है
एक बेहद खूबसूरत बीच में एक हौज बनी हुई है। हौज कहते हैं एक छोटा सा तालाब, एक सरोवर, जिसमें जो है गुलाब की आकृति को उभारा गया है। तो अपने आप में ये एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य पेश करती है। इसी में एक झरना भी जुड़ा हुआ है जो यहाँ पर पानी की आपूर्ति करता है और इसी से फिर होते हुए पानी वापस चला जाता है। तो एक बेहद ही खूबसूरत जो है दृश्य बनकर उभर कर सामने आता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि शाहजहां ने नगीना और मोती मस्जिद बनवाई। अब ये जो मोती मस्जिद और नगीना है, ये जो है मछली भवन के पास स्थित है और उत्तर पश्चिम में ये पड़ती है। नगीना मस्जिद ये कहलाती है, सफ़ेद संगमरमर की बनी हुई है। एक तो ख़ास बात ये है कि मैं आपको बताऊं कि जब औरंगजेब बादशाह बना और उसने शाहजहां को कैद करा लिया। कैद क्यों कराया उसने अपने फादर पर ये इल्ज़ाम लगाया कि आपने बहुत ज़्यादा जो है खजाने को खाली कर दिया है ताजमहल को बनवा कर, और आप जो हैं वो दारा शिको यानी कि औरंगजेब के बड़े भाई का पक्ष ज़्यादा लेते हो, और बहुत सारी चीज़ों का उसने आरोप लगाकर अपने फादर को कैद करा दिया था। और ये जो कैद कराया था उसने, ये कहा जाता है कि मुसम्मन बुर्ज में ही कैद कराया था। जो अभी हम पढ़ रहे थे मुसम्मन बुर्ज, वहीं पर कैद कराया था और वहीं से दूर से शाहजहां ताजमहल को एकटक निहारता रहता था और देखता रहता था कि किस प्रकार से उसने बेहद ही खूबसूरती से अपनी पत्नी जो है मुमताज महल के लिए ताजमहल को तामीर करवाया, सोचता रहता था। तो मुसम्मन बुर्ज में वो कैद था। उसने एक बार मांग की थी कि मुझे जो है नमाज पढ़नी है, मुझे सलत यानी नमाज अदा करनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूं। तो उसके बाद ऐसा कहते हैं कि औरंगजेब ने एक मस्जिद में जाने की परमिशन शाहजहां को दी थी और उस छोटी सी मस्जिद का निर्माण कराया था। कुछ लोग इसे मोती मस्जिद कहते हैं। तो इसका श्रेय शाहजहां को भी जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये हो सकता है औरंगजेब ने बनवाई थी। ठीक है, तो नगीना और मोती मस्जिद जो है वो वहीं पर स्थित है। इसमें शायद शाहजहां जो है नमाज पढ़ते थे जब खासकर उनको कैद किया गया था। तो इसके ये जो मस्जिद बनी है, एक छोटी सी बहुत खूबसूरत मस्जिद है ये। इसके आसपास जो है फूलों का बाग है और बहुत ही सुंदर इसको मस्जिद बताया गया है। 1651 में ये बनी थी। 1651 लगभग वही समय है जब ताजमहल बनकर तैयार हुआ था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये उसी ताजमहल की समकालीन इमारत है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इसको बनने में जो है वो 30 लाख रुपए खर्च हुए थे। तो उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बड़ी रकम है और इसमें एक बहुत ही सुंदर फव्वारा लगा है और एक धूप घड़ी का भी इसमें इस्तेमाल किया है। धूप घड़ी का क्या मतलब है? धूप घड़ी का मतलब जैसे कि आपको पता होगा कि अभी पिछले 30-40 सालों से तो लोग ज़्यादा घड़ियों का प्रयोग करने लगे, लेकिन उससे पहले धूप देखकर ये अंदाज़ा लगाते थे कि अभी क्या समय हुआ होगा। तो वो एक घड़ी ही ऐसी थी जिसमें जिस हिस्से पर धूप पड़ती थी उससे पता चलता था कि क्या समय हुआ होगा। तो धूप घड़ी का प्रयोग और फव्वारों का जो है बहुत ही सुंदर निर्माण हम इसमें देखते हैं। इसके बाद दिल्ली में एक किला बनवाया था शाहजहां ने। मतलब आगरा में तो उसने बेहद ज़्यादा काम कराया ही था, लेकिन दिल्ली में भी उसने एक पूरा का पूरा लाल किले का निर्माण करवाया था। अब ये जो लाल किला जो दिल्ली वाला था, उसकी बातों को, उसकी खास विशेषताओं को हम आगे समझेंगे कि दिल्ली का जो लाल किला था वो क्या था और किस प्रकार से जो है वो इतिहास में अपना एक महान दर्जा रखता है। तो दिल्ली का जो लाल किला था वो 1638 में बनवाया गया, यानी कि बनने में तो काफ़ी समय लगा, लेकिन 1638 में लगभग इसकी कुछ मुख्य इमारतें जो हैं पूरी हो चुकी थी। इसके बाद इसमें उत्तर और दक्षिण में जो है विस्तृत है ये, और इसकी लंबाई जो है 31 फीट और चौड़ाई 650 फीट है। यानी कि इसके जो मुख्य दीवार है उसकी जो लंबाई है वो 31 फीट और चौड़ाई जो है 650 फीट, यानी कि उस अहाते की जो चौड़ाई है वो 650 फीट है। के बाद इसमें दो मुख्य दरवाजे लगे हुए हैं, एक पश्चिम में
की दीवार में लगा हुआ है और दूसरा दक्षिण में लगा हुआ है। तो और बीच में जो है पहला द्वार और सार्वजनिक लोगों के लिए भी था, और दूसरा जो द्वार था या दूसरा जो दरवाजा था वो बादशाह के लिए था, यानी कि बादशाह ही केवल उस दरवाजे से होकर निकलते थे। और इसको लाहौरी गेट या लाहौर गेट के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली में आपको पता है मुख्य रूप से 7 दरवाजे हैं, अजमेरी गेट, कश्मीरी गेट, लाहौरी गेट, है ना, और तुर्कमान गेट, है ना। तो इस तरीके से कई सारे दरवाजे जो हैं शाहजहां ने बनवाए थे। वो शाहजहानाबाद नगर का जो उसने निर्माण कराया था, उस नगर में ये 7-8 दरवाजे बने हुए थे, और अलग अलग दरवाजों का नाम अलग अलग दिशाओं में, क्योंकि वो खुलते थे और उस दिशा में वो नगर पड़ता था, उसके नाम पर रखा हुआ था। जैसे अजमेरी गेट अजमेर जाने के लिए, उस तरफ जाने के लिए प्रयोग किया जाता था। लाहौरी गेट लाहौर की तरफ जाने के लिए, या उस तरीके से उसको शहर से जोड़ा गया था। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि जो किले का जो अंदरूनी भाग है उसमें जो है उसकी चौड़ाई जो है वो 16 फीट, और चौड़ाई जो है उसकी 1150 फीट है, लंबाई जो है 16 फीट के करीब है। और इसमें बहुत सारे जो है भवन बने हुए हैं, नौकरों के लिए अलग, शाही लोगों के लिए अलग, सैन्य कर्मियों के लिए अलग। तो एक अलग तरीके से हम भी अगर देखें तो ये किला ना होकर, एक महल ना होकर, ये एक मजबूत जो है छावनी नुमा किला भी दिखाई देता है। हम ये जानते हैं कि शाहजहां के आते आते काफ़ी शांति थी, लेकिन लगातार अभियान चलते रहते थे और विद्रोह की आग भड़कती रहती थी। खुद शाहजहां को भी गद्दी पर बैठने के लिए बहुत सारे विद्रोह करने पड़े थे, और अपने ही सगे संबंधियों का जो है नरसंहार भी करना पड़ा था। अपने ही जो भाई था, उसका बड़ा भाई खुसरो, उसको अंधा करवाना पड़ा और बाद में मरवाना भी पड़ा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मुगल काल में बहुत ज़्यादा जो है कोर्ट पॉलिटिक्स या कोर्ट इंट्रिग्स इसे हम कहते हैं, यानी कि एक दूसरे के पीछे पड़ना और मारने की हद तक पीछे पड़ना, ये सब चलता रहता था। तो किले का बहुत मजबूत होना, और वहाँ के जो जासूस थे, स्पाई थे, जिनको बरीद कह सकते हो आप, बरीद मुमालिक इनका हेड होता था, उसको बहुत ही मजबूत जो है रखा जाता था। खैर आगे चलते हैं। लाल किले की जो मुख्य इमारतें हैं उसमें जो है दीवाने खास, फिर से कि कोई भी बड़ी इमारत हो वहाँ पर दीवाने खास और दीवाने आम जरूर होंगे। जैसे फतेहपुर सीकरी में भी थे, आगरा के लाल किले में भी थे, तो दिल्ली के लाल किले में भी हम देखते हैं कि दीवाने खास नाम की इमारत मुख्य रूप से तामीर की गई थी। अब ये इमारत की खास बात थी कि इसमें भी एक बहुत बड़ा हॉल है, जिसकी लंबाई 90 फीट और चौड़ाई 66 फीट है, 66 फीट है। और इसके बाहरी भाग में 5 जो हैं बराबर के बहुत बड़े बड़े वृत्तखंड, यानी कि नुमा मेहराब बने हुए हैं, यानी कि बहुत बड़े बड़े जो हैं आर्चिस उसमें बने हुए हैं उसके रास्ते में। इसके बाद रंग महल। क्या था रंग महल? रंग महल जो था वो शाहजहां का हरेम था। हरेम क्या होता है? जहां पर शाही महिलाएं निवास करती थी, जिसको रनिवास भी कह सकते हैं, जिसको अंतपुर भी कह सकते हैं, और इसको इंग्लिश में हरेम और हिंदी में हरम भी कहा जा सकता है। तो इस हरम में बहुत सारे ख्वाजा शरा क्या होते हैं? ख्वाजा शरा मतलब यूनक्स, हिंदी में कहते हैं हिजड़े। बहुत सारे जो है यूनक्स को एक ड्यूटी दी गई थी, वो गुप्तचर भी होते थे, दे वर स्पाइज, एट द सेम टाइम दे वर बॉडीगार्ड्स। वाई दीज वर केप्ट एज बॉडीगार्ड? ये हम बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ पाते हैं, जिसमें विशेष रूप से रूबीलाल और के.एस. लाल की किताबें हैं, जो मुगल हरेम के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियां देती हैं। वो जानकारियां क्या हैं कि इन हिजड़ों को या इन यूनक्स को इसलिए रखा जाता था क्योंकि ये शासकों के वफादार भी थे, और इनसे किसी प्रकार का डर नहीं था कुछ भी, कि ये रानियों के साथ किसी प्रकार के संबंध स्थापित कर सकते थे। तो हम देखते हैं कि ख्वाजा शरा का प्रयोग मुगल काल में काफ़ी ज़्यादा हुआ था। अच्छा, इसमें ये जो रंग महल था, इसकी भी 153 फीट जो है लंबाई थी, 69 फीट चौड़ाई थी, और इसके जो हैं चारों कोनों में छोटे छोटे कमरे बने हुए थे, और विजय मालाएं
और सेतु बंध, ये सब चीज़ें जो हैं अलंकृत की गई थी। तो ये जो अलंकरण वाली चीज़ें हैं, जो खास बातें हैं, पॉइंट्स आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन इनकी जो विशेषताएं हैं, इसका जो प्रयोग है वो आपको याद रखना है कि ये जो है वो हैरम था, वो शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। यानी कि पेपर में क्वेश्चन में इस तरह के सवाल आ जाते हैं कि रंग महल क्या था, या आ सकता है कि दीवाने खास का क्या महत्व था, या दीवाने खास का क्या रोल था। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, शाहजहां कालीन इमारतें कौन कौन सी हैं, शाहजहां ने कौन सी इमारत बनवाई, शाहजहां कालीन इमारतों की विशेषताएं क्या हैं। तो देयर कुड बी डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन द एग्जाम्स, whether in mains or in objective, but I am trying to teach you, I am trying to make you understand elaborately, in which you can you can know about almost everything that is related to architecture। हम विस्तृत तरीके से एलोबरेटली पढ़ रहे हैं, तो लगभग सारी की सारी चीजें हम लोग कवर करते हुए चल रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। दिल्ली का जो लाल किला था उसमें नहर ए बहिश्त, बहिश्त फिर से मैं कहूंगा कि ये शब्द बार बार आ रहा है। बहिश्त मतलब होता है बाग, और बहिश्त का मतलब होता है जन्नत, जन्नत भी, यानी कि इट वॉज द पैराडाइज एंड एट द सेम टाइम इट वॉज द गार्डन। नहर बहिश्त का निर्माण जो है लाल किले में किया गया था, यहीं से पानी की पूर्ति की जाती थी, और ये बहुत ही अद्भुत कला का नमूना था। और रंग महल के मध्य से भी होकर ये जो है नहर निकलती थी, और इसके अलावा इसके मध्य में, इसके बीच में चांदी के गुलाब द्वारा जो है वो सुगंधित पानी को निकाला जाता था, सुगंधित पानी इसमें भरा रहता था हमेशा। तो नहर बहिश्त का जो है इस्तेमाल रानियों के लिए भी होता था कि वो नहाने के लिए अपने जो है गुलाब जल का प्रयोग करती थी, और ये स्थापत्य कला का बेहद ही खूबसूरत नमूना था, जिसमें हम देखते हैं कि यानी कि रानीवास के लिए पानी और रंग महल के लिए पानी भी यहीं से आपूर्ति की जाती थी। आगे बढ़ते हैं। शाहजहां के समय की सबसे खूबसूरत, सबसे महान इमारत, मुगलों की सबसे महान इमारत और हिंदुस्तान की भी सबसे महान इमारत जो है वो ताजमहल, जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां विश्व के 7 और 8 या 8 आश्चर्यों में से एक माना जाता रहा है, और यूनेस्को ने भी इसे कई बार जो है विश्व के 7 महान आश्चर्यों में शामिल किया है। तो ताजमहल जो है वो शाहजहां की सर्वोत्कृष्ट रचना है, ये हम सभी जानते हैं, इसमें तो कोई विवाद ही नहीं है। इसके बाद शाहजहां ने 1631 में इसका निर्माण करवाना शुरू किया था। लगभग अगले 22 सालों तक ये बनता रहा, और 1653 में बनकर ये तैयार हुआ था। इसकी कीमत उस जमाने में लगभग 4.5 करोड़ रुपए, 4.5 करोड़ रुपए का मतलब हुआ अभी के मतलब कई लाख करोड़ रुपए के बराबर। उस जमाने के 4 करोड़ रुपए, 4 करोड़ rupees of that time. You can imagine that how expensive, how precious it was. आगे हम देखते हैं कि ताजमहल का जो निर्माण है वो किस नदी के किनारे पर हुआ है? यमुना नदी के। आपको पता है ऑब्वियसली वहां से यमुना होकर जा रही थी। और खास बात यह है कि ताजमहल के जब आर्किटेक्चर के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा एक क्लास में, इसके नीचे से होकर भी पानी जाता था, और ये इसके आर्किटेक्चर की एक बेहद ही खूबसूरत और बेहद ही विचित्र बात है कि उस पानी का भी एक विशेष महत्व है ताजमहल की नींव को बेहतर से बेहतर, मजबूत से मजबूत बनाए रखने के लिए। तो शाहजहां ने ये ताजमहल क्यों बनवाया? शाहजहां ने, ऐसा कहा जाता है कि अपनी पत्नी अंजुमन बानो बेगम, जिसको हम लोग इतिहास में मुमताज महल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, उसकी याद में बनवाया। जब उसका 14 बार वो प्रेग्नेंट थी और उसका बच्चा होने वाला था, उसकी मृत्यु हुई। उस मृत्यु के बाद शाहजहां ऐसा कहते हैं कि लगभग अगले कुछ महीनों तक बहुत ही दुखी रहा, या सालों तक भी कह सकते हो दुखी रहा, और उसने उसकी याद में जो है ये एक महान इमारत को तामीर करवाया। तो इस इमारत को बनवाने में आपको पता है कई हजार जो हैं वो कारीगर लगे थे, और 4.5 करोड़ के लगभग इसमें
पैसा खर्च हुआ था और बेहद ही खूबसूरत ये इमारत है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हुमायूं के मकबरे से ये प्रेरित है, और हुमायूं का मकबरा कहाँ कहाँ से प्रेरित है वो मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था। ऑल इन ऑल इसका भी जो लेआउट है, इसका भी जो बनावट है, वो भी 4 बाग प्रणाली पर आधारित है, जिसमें चारों तरफ बाग बगीचे और बीच से निकलती हुई एक नहर और उसी मध्य में स्थित वो मुसल्लम या वो एक तरह का टॉम्ब ये बना हुआ है। इसमें भी हम देखते हैं कि ऊपर की तरफ जो बनी हुई कब्रें हैं वो नकली है, और नीचे जो हैं अंडरग्राउंड असली कब्रें जो हैं शाहजहां की और अंजुमन बानो बेगम की कब्रें वहां पर विद्यमान हैं। इसके अलावा इसमें मेहमान खाना बना हुआ है, और इस मकबरे का जो है वर्गाकार जो है इसकी लंबाई चौड़ाई 186 फीट, वर्गाकार 108 फीट जो है इसकी ऊंचाई है, यानी कि बहुत ही ऊंचा और लंबा चौड़ा इलाके में फैला हुआ है ये। और इसके चारों कोनों पर सफ़ेद संगमरमर की जो है मीनारें बनी हुई हैं, उनके ऊपर छतरियां भी बनी हुई हैं, जो कि मुगल आर्किटेक्चर की विशेष बात है। उन मीनारों के बारे में, उन 4 मीनारों के बारे में मैंने आपको बताया था कि बाहर की तरफ झुकी रहती हैं, ताकि ये कभी भी अगर कोई दुर्घटना हो, वो गिर जाएं तो वो मुख्य इमारत पर ना गिरे। और उन इमारतों के ऊपर भी छतरियां लगी हुई हैं, जो कि ऐसा कहा जा सकता है कि जो इंस्पिरेशन है वो भारतीय जो है वास्तुकला से इंस्पायर्ड कहे जा सकते हैं। ताजमहल में पेट्रा ड्यूरा का भरपूर प्रयोग हुआ है। ताजमहल में पेट्रा ड्यूरा मैंने आपको बताया था कि उत्कीर्ण करके सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, लेपिस लेजुली और ना जाने कितने कीमती पत्थरों को जड़ दिया जाता था। और इसका जो चबूतरा है वो भी बहुत ऊंचा है, 137 फीट ऊंची जो है मीनारे जो हैं उसके बगल में बनी हुई हैं। ठीक है, तो ये सब ताजमहल की कुछ खास बातें हैं। अब अगर हम इसका आर्किटेक्चर देखेंगे तो वो एक अलग कक्षा होगी, जिसमें हम ये बात करेंगे इसमें किस तरह के डोम बने हैं और किस तरह के आर्किटेक्चर पर ये आधारित हैं और किस तरह की परिकल्पना इसमें की गई है और कौन कौन से और तकनीकी पहलू का इसमें प्रयोग हुआ है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और शाहजहां की एक अन्य इमारत जो दिल्ली की जामा मस्जिद है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। दिल्ली की जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां ने लाल किले के निकट कराया और शाहजहानाबाद जो तामीर करवाया था, एक शहर शाहजहां ने, उसके लिए ये जामा मस्जिद को बनवाया गया। तो जामा मस्जिद के पीछे बहुत सारी कहानियां हैं कि शाहजहां को सपने में दिखाई दिया था कुछ, और उसने जो है उसको मस्जिद सपने में दिखी और उसने जो है इसी तरह की मस्जिद को बनवाया था। इस मस्जिद की खास बात है कि इसकी नींव जो है उठी हुई है और इसमें 3 बड़े दरवाजे हैं और उनके ऊपर बुर्ज बने हुए हैं और इन दरवाजों तक पहुंचने के लिए बहुत ही ज़्यादा सीढ़ियां लगी हुई हैं। और दूसरी खास बात है कि उत्तर और दक्षिण के दरवाजों से जनता जो है उस मस्जिद में जाती थी और पूर्वी दरवाजे से पूरा का पूरा जो है शाही परिवार, जो मुगलों का शाही परिवार और जो बादशाह था वो वहाँ से जाते थे। यानी कि 3 दरवाजे यहाँ पर बनाए गए हैं। इसके अलावा इसी दरवाजे से होते हुए उस समय के जो चांदनी चौक था और उस समय का जो आप कह सकते हो कि चावड़ी बाजार, ये सब जो इलाका अभी है पुरानी दिल्ली में, वहाँ पर जब जुलूस एक प्रोसेशन होता था तो यहीं इसी दरवाज़ों से निकल कर जाया जाता था। और इस तरीके से इस मस्जिद का प्रयोग बहुतायत में होता था। इस मस्जिद का ऐतिहासिक प्रासंगिकता भी बहुत है। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो बहुत सारे जो हमारे क्रांतिकारी 1857 के, वो इसमें आकर छिपे थे। बाद में जब अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनर्कब्जा कर लिया तो अपनी एक सिख रेजिमेंट को भी इसमें छावनी बनाकर ठहराया था। तो बहुत सारे ऐतिहासिक महत्व हैं जामा मस्जिद के, उन पर हम कभी विशेष चर्चा कर सकते हैं। गालिब को लेकर भी एक रेफरेंस आता है कि गालिब कहते हैं जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठकर कि मुझे कुछ जाम मिल जाए और मैं दास्तान गोई सुनता रहूं, तो इससे बढ़िया जीवन, इससे अच्छा जीवन और क्या हो सकता है। तो जामा मस्जिद अपने आप में, जामा मस्जिद का इलाका, पुरानी दिल्ली का इलाका सांस्कृतिक
पुनर्जागरण, भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण का भी केंद्र रहा है, जहां पर बड़े बड़े विद्वानों की बैठकें लगा करती थी। तो बहरहाल हम इन चीज़ों के विषय के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं मुगल आर्किटेक्चर की। मुगल आर्किटेक्चर में जो है इबादत खाना यानी कि जो पूजा गृह, पूजा करने का जो स्थान है वो भी काफ़ी लंबा चौड़ा है, 200 फीट लंबा, 90 फीट चौड़ा है। और खास बात यह है कि इसके जो बीच में जो बड़ा सा अहाता है जो 325 वर्ग फीट का है, उसमें जो है वुजू करने के लिए, हाथ पैर धोने के लिए एक बहुत ही बढ़िया जो है जगह बनी हुई है, बीच में फव्वारे लगे हुए हैं। वहाँ पर जो है वुजू जो है जियारत करने वाले लोग या फिर इबादत करने वाले लोग करते हैं। ठीक है, तो इसके दोनों तरफ जो हैं वो मीनारे हैं और ख़ास बात यह है कि इसमें 3 गुंबदों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, 3 गुंबदों का प्रयोग किया गया था। तो ये जो 3 गुंबद थे ये अपने आप में ट्रू टॉम थे और बेहद ही खूबसूरत इनका निर्माण था। इनमें दोहरे गुंबद भी हैं, यानी कि नीचे भी गुंबद है और ऊपर भी गुंबद है। इन सब तकनीकी पहलुओं के बारे में हम अलग से कक्षा करेंगे, जिसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि और क्या थी। इसके बाद हम देखते हैं कि आगरा में भी शाहजहां ने अपनी एक मस्जिद बनवाई थी और 1648 में उसने अपनी पुत्री जहांआरा के सम्मान में ये मस्जिद बनवाई थी। जहांआरा से ऐसा कहते हैं कि शाहजहां का विशेष लगाव था। शाहजहां की 2 बेटियां थी, रोशन आरा और जहांआरा। जब ऐसा कहा जाता है कि जब औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर दिया था, उसको मुसम्मन बुर्ज के अंदर रख दिया था, वहां पर उसकी बेटी जो है जिसका नाम जहांआरा था वो उसकी सेवा किया करती थी। तो जहांआरा से उसका बचपन से काफ़ी लगाव था, तो उसके सम्मान में एक बार 1648 में, यानी कि जिस समय ताजमहल बन रहा था उसी के दौरान ये मस्जिद बनाई गई थी। और दिल्ली की जो जामा मस्जिद है उससे क्षेत्रफल में ये आधी है या बहुत छोटी इमारत है, लेकिन इसकी खास बातें हैं, इसमें मेहराब, बहुत ही खूबसूरत मेहराब बनाए गए हैं। और मेहराबों के बारे में जब हम बात करते हैं शाहजहां के टाइम में, तो शाहजहानी मेहराब यानी कि शाहजहानी आर्चेस, वो जो आर्च हैं वो एक आर्च नहीं है बल्कि एक ही आर्च के अंदर कई सारी मेहराबें 5, 7 या 9 मेहराबों के रूप में बनाई जाती थी। और ये जो तकनीकी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको एक अलग कक्षा में इनके बारे में विस्तार से बताऊंगा। इसके अलावा ऊपरी छतरियाँ लगी हैं और इस मस्जिद के मध्य में जो है एक तालाब है, उसके चारों कोनों पर बहुत ही खूबसूरत छतरियों का स्थापत्य प्रयोग हुआ है। तो ये भी जो है शाहजहां के द्वारा बनाई गई एक बेहद ही खूबसूरत और अच्छी इमारत है। अब बढ़ते हैं आगे और औरंगजेब की इमारतों पर ध्यान देते हैं। हालांकि औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि औरंगजेब के आते आते जो हम मुगल प्रशासन या मुगल शासन जो है वो बहुत अधिक फैल गया था, लेकिन वॉलेटाइल भी कंडीशन होने लगी थी। एक जगह पर विद्रोह समाप्त होता था तो दूसरी जगह से विद्रोह खड़ा हो जाता था। दूसरी बात ये थी कि औरंगजेब का जो टेम्परामेंट था वो बहुत ही, कई बार ऐसा कहते हैं इतिहास की, वो एक जो है पारंपरिक और कन्वेंशनल, या समटाइम्स ही वाज ऑर्थोडॉक्स ऑल्सो, एंड ही डिड नॉट बिलीव इन फ्लरिशिंग ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड these paintings and other arts of that time। ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब का जो इंटरेस्ट था वो स्थापत्य कला, चित्रकला और दूसरी कलाओं में ज़्यादा नहीं था। वो एक बेहद ही इस्लामिक जो है प्राचीन मान्यताओं को मानने वाला, रूढ़िवादी मान्यताओं को मानने वाला एक बादशाह था और उसका विशेष ध्यान अपनी सेना को मजबूत करने और साम्राज्यवादी नीति यानी कि दक्षिण का विस्तार करना और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में अभियान कराना और दूसरी चीज़ों पर मराठों से संघर्ष करना, इन चीज़ों में उसका ध्यान लगा रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस समय तक आते आते एक प्रकार का पतन हमें दिखाई देता है, एक प्रकार का डाउनफॉल हमें दिखाई देता है कि मुगल जो है स्थापत्य कला, चित्रकला और दूसरी विविध ललित कलाएं जो हैं इस समय पतनोन्मुख होती जा रही थी, क्योंकि उन्हें राजनीतिक और प्रशासनिक
प्रश्रय पेट्रोनेज नहीं मिल पा रहा था। उसकी वजह मैंने आपको बता दिया कि औरंगजेब समय में स्थिति का वॉलेटाइल होना, कई जगह विद्रोह का पैदा होना, और साथ साथ औरंगजेब का अपना इंटरेस्ट भी इन कलाओं में ना होना था। फिर भी उसने कुछ इमारतें बनवाई। वो इमारतें कौन सी थी? एक इमारतें थी उसकी जो मलिका थी, की जो वाइफ थी, उसका नाम था रबिया उद दुरानी। उनका जो मकबरा बनवाया औरंगजेब ने औरंगाबाद में, वो भी एक बहुत ही खूबसूरत रचना है। और खैर ताजमहल की टक्कर की तो कोई भी वास्तुकला नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप में ये खूबसूरत है और जो है मुख्य रूप से जो है बहुत ही अच्छी इमारत है। इसके बाद हम देखते हैं कि दिल्ली की जामा मस्जिद की तरह ही उसने एक मस्जिद बनाई थी लाहौर में, और उसको बादशाही मस्जिद कहते हैं। औरंगजेब द्वारा तामीर कराई गई थी। और दिल्ली के लाल किले में भी उसने एक संगमरमर की जो है मस्जिद बनवाई थी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जब शाहजहां मुसम्मन बुर्ज में कैद था तो मोती मस्जिद या नगीना मस्जिद में भी उसका कुछ भागीदारी थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बाबर काल से शुरू हुआ स्थापत्य कला औरंगजेब के समय तक आते आते धीरे धीरे जो है वो पतन की तरफ बढ़ रहा था। अब ये पतन की तरफ बढ़ रहा था, ये कलाकार कहाँ गए? अचानक से कला तो समाप्त नहीं होती, लेकिन ये अपना रंग बदल लेती है, ये अपना क्षेत्र बदल लेती है। तो यही वो समय था, यही वो 18वीं शताब्दी के पतन का समय था, जब केंद्र से स्थापित होकर राज्य या प्रांतों की तरफ ये कला जो है अपना अग्रसर हो गई, बढ़ गई। और क्षेत्रीय राज्यों ने, जैसे अवध ने, बंगाल ने और महाराष्ट्र में, पुणे में, इस तरह की छोटी छोटी रियासतों में उन कलाकारों को प्रश्रय मिली, जगह मिली, और ये कला वहां पर विकसित होने लगी। उन क्षेत्रीय रूपों में ये जो है विकसित होने लगी। तो बहरहाल उन क्षेत्रीय कलाओं की बात हम अलग कक्षाओं में कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग मुगल स्थापत्य कला को समाप्त करते हैं। हमने इस कक्षा में देखा कि किस प्रकार से कौन सी इमारत बनाई गई, क्या उसकी विशेषता थी, किस प्रकार से ये बनी। और कुछ अगली क्लास जो हम स्थापत्य कर सकते हैं वो तकनीकी पहलू पर कर सकते हैं, जिसमें हम लोग ये समझ सकते हैं कि कैसे कैसे जो है कौन सी कला विकसित होती है। तो आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी से ये गुजारिश रहेगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। आपसे ये तवक्को, ये उम्मीद के साथ मैं यहाँ से अलविदा कहता हूँ। धन्यवाद।